Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, yesterday we completed our topic of forms in HTML and chapter 5 was also completed along with that, and we completed our second part of our syllabus as well. So today we are going to start our next part 3 and chapter number 6 named CSS, that is cascading style sheets, and it covers the concept of DHTML, that is dynamic HTML as well. So let's get started. So CSS स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ DHTML. DHTML stands for डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML से पहले D जो है वो डायनामिक के लिए है. अगर D हटा दें तो सिर्फ HTML बचता है, और HTML हमारी स्टैटिक लैंग्वेज है, यानी उसमें हम कोई इंटरैक्टिविटी नहीं ऐड कर सकते. उसमें जो चीज़ भी है वो बस विज़िटर जो है उसको व्यू कर सकता है. अगर फॉर्म्स भी हैं तो फॉर्म्स में अपना डाटा तो एंटर कर देगा, लेकिन वो डाटा जो है कहीं पे प्रोसेस नहीं होता. तो डायनामिक HTML का जो पर्पज़ है वो उसके अंदर HTML के स्टैटिक पेजेस को डायनामिक बनाना उसका बेसिक पर्पज़ है. मूविंग कंटेंट्स, एनिमेशन ऐड कर लेना. तो DHTML जो है वो लैंग्वेज या कोई वेब स्टैंडर्ड नहीं है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टुगेदर टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेबसाइट्स. तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन है कि हम अपनी वेबसाइट्स को जो है वो बेहतर जो है डायनामिक लुक दे सकें. It is simply a term that is used to describe the new technologies. DHTML is not a standard defined by the World Wide Web Consortium W3C. W3C क्या है? Is an organization of experts in web related fields. यानी वेब से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनके ये एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. तो उन्होंने इसको जो है डिफ़ाइन किया DHTML को. इट इज़ यूज टू एड डायनामिक कंटेंट्स एंड इंटरैक्टिविटी इन वेब पेजेस. ठीक है कि वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी और डायनामिक कंटेंट्स ऐड करवाने के लिए यूज़ किया गया होता है. इट इज़ यूज टू अप्लाई कलर्स एंड एड एनिमेशंस. इट यूजेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, यानी इन सब का ये समझ लें कम्बिनेशन है DHTML. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? डिफाइंस द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज. इट डिफाइंस द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज एज ऑब्जेक्ट्स, यानी वेब पेज के जो भी कंटेंट्स हैं, यानी वेब पेज के अंदर जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं, चाहे इमेजेस हैं, चाहे टेबल्स हैं, फ़ॉन्ट्स यानी टेक्स्ट जो है, उन सब चीज़ों को ये क्या कंसीडर करता है? ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है. तो इनको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए इन सारों का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्री स्ट्रक्चर बनाता है. तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आगे स्क्रिप्टिंग में हेल्पफुल होता है. उसके बाद है स्टाइल शीट. Style sheet contains the characteristics of a document. Cascading style sheet contain the formatting details of each document in the document. Different style sheets can be used for applying different formatting to different objects. तो स्टाइल शीट्स को भी हम आगे देखते हैं डिटेल में. उसके बाद है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स इन द वेब पेज, यानी जो ऑब्जेक्ट्स जो अभी हमने जिक्र किया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हुए
वो जो कि तमाम एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ये मैनिपुलेट करती है। अ स्क्रिप्ट कैन मूव, डिस्प्ले और चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज डिफरेंट इवेंट्स अकर, कि डिफरेंट किस्म के जब इवेंट्स आकर होते हैं तो उसके हिसाब से वो आपके जो स्क्रिप्ट क्या करता है कि आपके HTML के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव भी करवा सकता है, डिस्प्ले कराना हो या डिसअपीयर कराना हो, अपीयरेंस उसकी जो है वो चेंज कर सकता है। There are many benefits of using dynamic HTML. The first one is dynamic style and content. मीन्स के हम मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं डायनामिकली। यूज़र के एक एक्शन के रिस्पॉन्स में मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा वेब पेज के कंटेंट्स जो हैं वो भी डायनामिकली चेंज हो सकते हैं। सेकंड है लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डायनामिक HTML में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आ जाती है, जैसे जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट। तो इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए हम अपने इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं और हम अपने वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं इनका यूज़ करते हुए। अगर हम जावा के एप्लेट्स का यूज़ करें, जावा एप्लेट्स भी जो है वो जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब पेज में एम्बेड किया जाता है। वो एम्बेड होने के बाद आपके वेब पेज को डायनामिक और एंटरटेनिंग बना देता है। तो वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो उसको यूज़ किए बगैर हम अपने वेब पेज को जो है वो इंटरैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग DHTML। थर्ड है रीयूजेबिलिटी, कि DHTML का कोड जो है वो हम मुख्तलिफ वेब पेजेस के लिए उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक ही दफ़ा लिखे हुए कोड को। तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट पड़ती है वेब डेवलपमेंट के, जो चार्जेस डेवलपर्स लेते हैं वो भी कम पड़ जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। फोर्थ एडवांटेज है सपोर्ट फॉर मल्टीपल ब्राउज़र्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र्स हैं, जैसे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स हैं, ये डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं। तो बहुत से और भी ब्राउज़र्स हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड फ़ीचर को फॉलो करते हैं, जैसे कि CSS। अब हम आगे पढ़ेंगे तो मोस्टली तमाम ब्राउज़र CSS को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो तमाम ब्राउज़र्स और इसके अलावा जो ऐसे ब्राउज़र जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सपोर्ट करते हैं, तो उन सब पे हम एक सेट बना देंगे वेब पेजेस का डायनामिक HTML का यूज़ करते हुए, तो वो तमाम ब्राउज़र जो हैं उसको रन कर सकेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये एक फ़ायदा है कि ये मल्टीपल ब्राउज़र की भी सपोर्ट दे रहा है। इसका फिफ्थ एडवांटेज ये है यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स, यानी कोई भी थर्ड पार्टी टूल उठा के आप उस पर अगर आप DHTML की डेवलपमेंट शुरू कर दे तो DHTML को सब ये जो टूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, मोस्टली ये लिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। और भी कई हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, इंटरडेव, सॉफ्ट क्वाड, हॉट मेटल प्रो 6.0 एंड पिक्टोरियस आईनेट डेवलपर 2.0। ये सारे टूल्स जो हैं DHTML को सपोर्ट करते हैं। सिक्स एडवांटेज इसका है क्विकर डाउनलोड्स, यानी कि जो DHTML में बनी हुई फ़ाइलें हैं बहुत स्मॉलर साइज़ की होती हैं, और ऐसी फ़ाइल्स जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स हैं जैसे कि फ्लैश है या शॉक वेव, इनका यूज़ करते हुए जो फ़ाइलें बनाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट्स जो ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो यही इफ़ेक्ट्स जो DHTML फ़ाइल में क्रिएट हुए होंगे, तो इन फ़ाइलों का साइज़ बहुत कम होगा। DHTML में बनी हुई फ़ाइल का साइज़ बहुत कम होगा, तो इनको इजीली डाउनलोड हम कर सकते हैं। जब हम वेब पेज ओपन करते हैं तो ये फ़ाइलें
इजीली डाउनलोड हो जाती हैं, टाइम नहीं लेती। 7th इसका एडवांटेज है नो प्लग इन रिक्वायर्ड। मीन्स कि अगर हमने कोई ऐसी फ़ाइल उसके साथ एम्बेड की हुई है जो अगर लेट्स से फ्लैश में बनी हुई है एनिमेशंस के हवाले से, तो जब भी हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो हमें वो ब्राउज़र कहता है कि प्लग इन डाउनलोड करें, फ्लैश का प्लग इन डाउनलोड करें और फिर आप जो है वो वीडियो को या एनिमेशन को आप प्ले कर सकते हैं। तो जो हम DHTML का यूज़ करते हुए जो हम अपनी फ़ाइल जो मैनेज करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें किसी प्लगइन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब वो ऐसे ही टूल्स वो जो है यूज़ करता है जो कि ब्राउज़र्स पहले से उसको जानते हैं, तो वो प्लगइन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। 8th एडवांटेज है इसका इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। The W3C is working on a final standards document for the DOM, Netscape and Internet Explorer have promised to follow the standards. It will ease the cross-browser DHTML design for the developers. यानी कि जो स्टैंडर्ड्स इसके लिए जो W3C जो वर्क कर रहा है स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए DOM के, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और जो है नेटस्केप ये दोनों जो है इसको फॉलो करेंगे। तो जब ये डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं तो ये क्या मतलब हो गया कि क्रॉस ब्राउज़र मीन के डिफरेंट ब्राउज़र एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी। इसका मतलब जब ये दो डिफरेंट सपोर्ट कर रहे हैं तो और भी जो ब्राउज़र्स होंगे वो भी इसके HTML के डिज़ाइन को सपोर्ट करेंगे, तो ये फिर फर्दर जो है ये आसानी हो जाएगी डेवलपर्स के लिए। एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस की बात आती है कि डायनामिक HTML के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आल्दो ये कोई बहुत ज़्यादा फोकसिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये 2 पॉइंट बताए हुए हैं कि फ़र्स्ट है इनकम्प्लीट सपोर्ट। इनकम्प्लीट सपोर्ट इस तरह से कि जैसे मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं, दो ब्राउज़र्स का जैसे इन्होंने बताया, अभी पीछे भी हमने ज़िक्र किया था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को तो कर रहा है, CSS को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब ये इन चीज़ों को जब अप्लाई करने की बात आती है तो वो HTML के जो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करता है इंडिविजुअली टैग्स के यूज़ करते हुए। तो क्या होता है कि जब ये टैग्स में इनको अप्लाई किया जा रहा है स्टाइल्स को, तो कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो उनको रन कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो उन सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करवाने के लिए हमें DHTML का अलग अलग कोड लिखना पड़ता है। तो जो DHTML के जो इफ़ेक्ट्स हैं दे रिक्वायर ब्राउज़र डिटेक्शन स्क्रिप्ट, यानी ब्राउज़र डिटेक्ट करवाने का हमें अलग से एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ कोड टू क्रिएट द सेम इफेक्ट इन डिफरेंट ब्राउज़र्स। के ब्राउज़र जो है हम लेट्स से नेटस्केप में भी हम कहते हैं वही इफ़ेक्ट नज़र आए और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी वही इफ़ेक्ट नज़र आए, सेम इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। सेम लाने के लिए हमें एक जो है कोड लिखना पड़ता है दोनों ब्राउज़र्स के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है एक्सपेंसिव टूल्स। DHTML को रन करने के लिए, कोड लिखने के लिए बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि आपको एडिटर्स दे रही हैं, जैसा कि जो ज़्यादा फेमस है वो ड्रीम वीवर है और फ्यूजन है। तो ये क्या है, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इन सॉफ्टवेयर्स की। तो दूसरा ये कि इनमें जो कोड लिखा जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज कोड होता है, बहुत बड़ा कोड होता है, अननेसेसरी डाटा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड हुआ होता है। तो उसको फिर जब हम एडिट करने लगते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी जब हम ख़ुद से कोड लिखते हैं बहुत कुछ हम जो है स्किप करते हैं, ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी चीज़ें हम नहीं लिखते। लेकिन जब इन टूल्स के अंदर उनको लिखा जाता है अपना कोड, क्योंकि ये टूल्स जो हैं बहुत जो है क्विकली वो आपका जो है ना इफ़ेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमें फ़ास्ट टाइम तो बचा रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ आपका जो है
बहुत एक्स्ट्रा कोड, अननेसेसरी कोड क्रिएट कर देते हैं, जो कि फिर हम बाद में उसको चेंजेस करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर हम आते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की तरफ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या हैं, इनका क्या पर्पस है और ये किस तरह से यूज़ होती हैं, इनका थोड़ा सा मैं आपको पहले जनरल कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी। इसको CSS भी कहते हैं कि ये एक वेब लैंग्वेज है जो कि HTML के साथ मिल के डिफरेंट स्टाइल्स जो है अप्लाई करती है। स्टाइल्स क्या होते हैं, जैसा कि फ़ॉन्ट हो गया, कलर हो गया आपके टेक्स्ट का, या आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका, या उनके फॉर्मेट चेंज करने हैं। तो टेक्स्ट के साथ साथ आप अपनी इमेजेस या ग्राफिक्स जो आपने अप्लाई किए हुए हैं, जो आपके वेब पेज के ऊपर हैं, उनको भी आप उनके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स हमें प्रोवाइड करती हैं या करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करती हैं ताकि हम एक डायनामिक इफ़ेक्ट दे सकें। ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र्स ही CSS को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली CSS का जो पर्पज़ है वो ये है कि HTML के जो कंटेंट्स हैं उनको अलग कर दिया जाए उनकी अपीयरेंस से, उनके स्टाइल से, यानी कि उनका स्टाइल और जो HTML का स्ट्रक्चर है उसको अलग कर दिया जाए। HTML के जो कंटेंट्स हैं वो बेसिकली, अभी मैंने आपको डॉम के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वो एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है तमाम एलिमेंट्स का। तो उनको जो है अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना उसकी HTML के अपीयरेंस से, उसके स्टाइल से। तो ये स्टाइल्स जो हैं एक फ़ाइल में, किसी दूसरी फ़ाइल में, एक से ज़्यादा फाइल्स में, इनको हम सेपरेटली हम रख सकते हैं, अलग से फ़ाइलों में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे वेब पेजेस की अपीयरेंस जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक वेबसाइट पे जैसे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, हम उनको सब पे जो है वो अपीयरेंस उनकी चेंज कर सकते हैं अगर हमने अपने स्टाइल्स को एक और अलग से फ़ाइल में रखा हुआ होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि आपके टाइम की बचत हो जाती है, वरना आपको हर पेज की अलग अलग जो है उनको स्टाइल देना पड़ेगा, अपीयरेंस सेट करनी पड़ती है। तो आपकी जो वेबसाइट की मेंटेनेंस है वो इजी हो जाती है टाइम की बचत के साथ। तो जो मेन डिफरेंस है HTML में और CSS में, तो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं HTML में उनको फॉर्मेट किया जाता है टैग्स के ज़रिए, जबकि अगर हम स्टाइल शीट्स का यूज़ कर लेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सिर्फ एक दफ़ा में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एक उसकी लिस्ट बनेगी और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो सेम फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं वो बहुत सारे वेब पेजेस पे अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ तक कि बहुत सारी हम वेबसाइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो CSS जो है इसको एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी कंसीडर किया जाता है वेब के लिए, यानी वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है ये। कि लेट्स से अगर आप कोई टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, आप आईटी के नाम से आपने एक टॉपिक बनाया वर्ड प्रोसेसर के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि एक तो मेन हेडिंग होती है, जब भी आप कोई टॉपिक बनाते हैं उसमें डिटेल भी होती है, हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो फिर आप अगर आप इस तरह से सेट करना चाहें कि मेन हेडिंग जहाँ जहाँ पे भी आए उसका स्टाइल आप एरियल दे दें, उसके फ़ॉन्ट का साइज़ आप लेट्स से आप 30 पॉइंट्स कर लें और बोल्ड कर लें उस टेक्स्ट को, यानी जहाँ जहाँ हेडिंग आएंगी उनका एरियल स्टाइल होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 30 पॉइंट होगा और टेक्स्ट बोल्ड होगा। और जब सब हेडिंग आएंगी, जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी उसमें,
तो आप उस तरह से उसकी सेटिंग कर लें कि उसको जो है आपने टाइम न्यू रोमन सेट कर लेना है, उसके फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 14 पॉइंट हो, और जो कोई और अगर टेक्स्ट है उसका आप साइज़ जो है चेंज कर लें उससे। यानी हेडिंग का एक पूरा सेट बन गया, सब हेडिंग्स का एक पूरा सेट बन गया, इसके अलावा जो आपका पैराग्राफ है उसका पूरा एक अलग से सेट बन गया। तो क्या होगा कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आपने टेक्स्ट की वो सेट कर ली। तो ये सारी बेसिकली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर लेना, इटैलिक कर लेना। तो ये आप सारी प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेट कर सकते हैं। CSS में स्टाइल क्या है? स्टाइल एक ग्रुप है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मिला के उनको एक नाम दे दिया जाता है। यानी आपने मुख्तलिफ सेटिंग्स कर दी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक IT के नाम से हेडिंग बना रहे हैं, IT हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में डिफरेंट हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। तो आपने जब हेडिंग्स के लिए जो आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी सेट की, फ़ॉन्ट की, उनका कलर चेंज किया, साइज़ चेंज किया, उनका आपने स्टाइल चेंज किया, जो जैसे मैंने बताया टाइम न्यू रोमन या एरियल जो है, ये भी फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। तो CSS में स्टाइल जो है वो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मिला के एक स्टाइल बनाते हैं। तो आपने अगर एक दफ़ा ये सारी चीज़ें एक हेडिंग के लिए सेट कर दी, तो अगर आप बाद में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जो अपनी स्पेसिफिकेशंस जो दी हैं ये एक हेडिंग के लिए, आप इनको चेंज करना चाहें तो आपको बस वो एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है CSS का वेब पे यूज़ करने का। तो आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा CSS का। CSS जब हम इसको फर्दर जब करते जाएंगे तो आपको ये फर्दर जो है इम्प्रूव आप करते जाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या कह रहे हैं। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स वर इंट्रोड्यूस इन लेट 1996। ठीक है, ये 1996 के दौरान में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। स्टाइल शीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ वेब पेज। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया है कि मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं फॉर्मेटिंग के जो कि हम वेब पेज पे अप्लाई करते हैं। द डिज़ाइनर कैन स्पेसिफाई द डिज़ाइन ऑफ अ वेब पेज इन अ स्टाइल शीट एंड देन यूज़ इट इन द वेब पेज। ठीक है, कि किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए स्टाइल शीट के अंदर जो है डिज़ाइन जो है वो बना दिया जाता है, उसे वेब पेज पे अप्लाई कर दिया जाता है। सेम स्टाइल शीट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेब पेजेस और इवन मैनी वेबसाइट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स विद कंसिस्टेंट डिज़ाइंस एंड आउटलुक। Cascading style sheets are used to modify the properties of existing HTML tags. जो पहले से भी हमने टैग्स बनाए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी मॉडिफाई करती हैं ये। ऑल वेब ब्राउज़र्स आर बेस्ड ऑन अ बिल्ट इन स्टाइल शीट। आमतौर पे जो अभी स्टाइल शीट्स बनने से पहले, यानी हमने अभी यूज़ नहीं की, यूज़र डिफाइंड नहीं है, पहले से जो ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बिल्ट इन स्टाइल शीट्स होती हैं। इट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ वेब पेज। तो ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट्स कर रही होती हैं कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द ब्राउज़र सीज द P टैग, ये आपको पता है कि पैराग्राफ के लिए होता है। इट नोज टू स्किप अ लाइन एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन। ठीक है ना, पैराग्राफ है, पैराग्राफ से क्या है कि आपका जो है एक पूरा जो है एक सेक्शन जो है वो पूरा उसको यूज़ करेगा और उसके बाद आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिल्ट इन स्टाइल शीट। ये बिल्ट इन के अंदर ये चीज़ पता है कि इसने ये काम करना है, एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है। When a new style sheet is defined, the built-in style sheet is overridden. जब हम खुद से कोई डिफाइन कर लेते हैं नई स्टाइल शीट, तो जो पहले से जो बिल्ट इन होती है वो क्या हो जाएगी, ये हमारी बनाई हुई उसको ओवरराइड कर लेगी। सो द ब्राउज़र स्टार्ट्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू स्टाइल शीट इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट्स प्रोवाइड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड द
कैपेबिलिटी टू ऐड सेवरल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट अवेलेबल विद नॉर्मल HTML। ठीक है, ऐसे आपको मतलब कैपेबिलिटी ये दे रही है कि आप उसमें नए नए एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ऐड कर सकें जो पहले से HTML में मौजूद नहीं होते। स्टाइल शीट्स आर यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर वेब पेज इन मैनी वेज। स्टाइल्स कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोज: inside an individual HTML element, यानी HTML के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। इनसाइड द हेड एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, हेड एलिमेंट भी आपने पढ़ा है जो टाइटल में होता है। इसके अलावा इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल कि अलग से फ़ाइल बना के भी हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और बाद में उसके साथ ऐड करवा सकते हैं HTML एलिमेंट्स के साथ। कैस्केडिंग ऑर्डर ये क्या है कि स्टाइल शीट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेड हुई हुई होती हैं, अप्लाई हुई हुई होती हैं। जैसे कि ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन होती हैं, एक्सटर्नल शीट्स जो हम एक एक्सटर्नल फ़ाइल के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं और फिर अपने वेब पेज के साथ एम्बेड कर देते हैं HTML के साथ। इंटरनल स्टाइल शीट्स होती हैं जो हेड टैग के अंदर हमने उनको अप्लाई किया हुआ होता है HTML पेज में, HTML कोड में। और इनलाइन स्टाइल्स जो कि HTML एलिमेंट के अंदर जो है अप्लाई हुई हुई होती हैं। तो इन सब में, इन चारों वे में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन स्टाइल की है। वो किस तरह से कि जब भी ब्राउज़र रीड करता है स्टाइल शीट्स यानी फ़ॉन्ट के स्टाइल्स वगैरह को, तो वो बाकी सारों को इग्नोर करके सिर्फ इन, अगर यहाँ पे लगी हुई हैं इनलाइन स्टाइल शीट्स हैं जो कि HTML के एलिमेंट में अप्लाई हुई हैं, उनको जो है वो रीड करेगा, उन्हीं के स्टाइल्स को फॉलो करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। या यूँ कह लें कि जो इनलाइन स्टाइल शीट्स हैं वो बाकी सब स्टाइल शीट्स को ओवरराइड कर देती हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ स्टाइल शीट्स, ये हम ऑरली डिस्कस कर चुके हैं सारा। ये पॉइंट्स आप इनको रीड कर लीजिएगा, ये वही पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन में हुए हैं। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम अपना स्टाइल शीट्स किस तरह से अप्लाई करना है, उनके कैसे पार्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।